107.8 FM रेडियो जयघोष पर आप हैं अपनी दोस्त समरीन के साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है रंगशाला। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं रंगकर्म के उन रंगकर्मियों से जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से अपना एक नाम कमाया है, अपने काम को आगे बढ़ाया है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भूपेश जोशी हैं आज हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है भूपेश जी आपका। धन्यवाद। भूपेश जी, आपकी ज़िंदगी में जो है वो नाटक की शुरुआत कब हुई? कब आपको ये लगा कि आपके अंदर वो कलाकार मौजूद है जो एक रंगमंच तलाश रहा है? जी, वैसे तो रंग यात्रा हिंदुस्तान में फोक से शुरू होती है लोगों की। मेरी भी उसी तरह शुरू हुई जैसे कि रामलीला। अच्छा। हाँ, तो बचपन में रामलीला के कुछ छोटे छोटे किरदार करते हुए तो वो शौक़ पैदा हुआ और धीरे धीरे फिर नाटक की संस्थाओं में काम करना शुरू किया, एमेच्योर। तो वहाँ कुछ रोल मिलने लगे। तो क्योंकि पिथौरागढ़ से मैं हूँ, पिथौरागढ़ में रहता था। जी जी। तो पिथौरागढ़ की एक नाट्य संस्था में मुझे काम मिला पहली बार 90s के दौर में। मुझे याद नहीं है 92 था 93 था। तो तब उसमें एक रोल किया था तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो मुझे भी अच्छा लगा जो अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि कलाकार को तालियां मिल जाती हैं तो फिर और जोश पैदा होता है। तो वहीं से शुरुआत हुई और धीरे धीरे करते करते वहाँ फिर मैं लखनऊ आ गया, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी। तो भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 97 बैच में मैंने एडमिशन लिया। तो 99 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश कल्चरल जो गवर्नमेंट है, कल्चर विभाग है, वो और भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी के कोलैबोरेशन से एक स्कीम थी ट्राइबल्स के बीच जाके काम करने की। दैट वाज मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। वो बहुत ही अच्छा अनुभव मेरे लिए रहा। बुंदेलखंड जाके मैंने काम किया। अच्छा। जी हाँ, तो 6 महीने वहाँ काम किया। उसके बाद फिर लखनऊ में मैं पोखरिया जी हैं, ललित सिंह पोखरिया जी, तो उनके साथ रह के उनके निर्देशन में फिर मैंने काम किया। प्रेत शिशु एक नाटक होता था, उसमें राजा का एक किरदार किया। और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया श्री राम सेंटर रेपेट्री दिल्ली। अच्छा। जी हाँ, तो मैं रेपेट्री में मैंने कई नाटकों में वहाँ भाग लिया। 10 सालों तक मैं रेपेट्री में रहा एज ए रेपेट्री एक्टर। और वहाँ मैंने प्लेस डायरेक्ट भी किए, काफ़ी प्लेस डायरेक्ट किए, काफ़ी एक्ट किए, कुछ मुख्य भूमिकाएं निभाई, कुछ और भूमिकाएं निभाई। तो उस रेपेट्री के थ्रू जो हमारे नाटक हुआ करते थे वो पूरे देश में उनके शोज हुए, हर शहर में। तो हर शहर के जो दर्शक थे उनसे रूबरू होने का मौका मिला, वहाँ उनके समक्ष, उनके सामने काम करने का मौका मिला। तो बहुत और उत्साह बढ़ता गया और कॉन्फिडेंस आता गया एज एन एक्टर, और ग्रोथ हुई। तो धीरे धीरे वो काम करते करते अब मेरा अपना एक रंगमंच ग्रुप है, गाथा थिएटर ग्रुप दिल्ली में। जी हाँ, तो मैं उसका डायरेक्टर हूँ और मैं खुद एक्टिंग भी करता हूँ और डायरेक्ट भी करता हूँ और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो इस तरह से ये एक लंबी यात्रा चलती रही 28 सालों से, अभी तक चल रही है और काफ़ी जोशो खरोश के साथ ये चल रही है। बिल्कुल। भूपेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आप नाटक से हैं, रंगकर्म से हैं, तो एक अलग तरह का जुड़ाव होता है। मतलब वेब सीरीज़ भी आ रही हैं, अब टेलीविज़न ने भी खासा लोगों का एक पसंदीदा माध्यम रहा, उसके अलावा फिल्में तो रही, लेकिन जो लोग रंगकर्म से जुड़े हैं उनका जुड़ाव जो है वो अलग तरह का होता है। ऐसा क्यों है? एक्चुअली क्या है कि रंगमंच करने का आनंद अलग इसलिए है क्योंकि जब हम मंच पर अभिनय कर रहे होते हैं तो उसमें कोई कट नहीं होता है। तो वो हम शुरू करते हैं और उसके बाद अंत करते हैं उसका। और इस बीच जो रेस्पॉन्सेज, रिएक्शंस होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं दर्शकों की, वो हमको डायरेक्ट मिल रही होती हैं, उसको हम अनुभव कर रहे होते हैं। और दर्शक भी हमारे एक्सप्रेशन को, हमारे लाइव परफॉर्मेंस को वो भी जी रहे होते हैं। हम उन्हें जो दिखा रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं। और उसके बाद जो दर्शकों की तालियां होती हैं वो हमें सामने मिलती हैं। और मैंने जैसे कहा कि कोई कट नहीं होता है कि आप 1.5 घंटा आप स्टेज पर हैं और वो रोल कर रहे हैं, उस कैरेक्टर में हैं आप डूबे हुए। तो उस 1.5 घंटे तक लगातार आप उस कैरेक्टर को जी रहे हैं, उसको कर रहे हैं और उसमें डूबे हुए हैं। और आपकी जो जर्नी है कैरेक्टर की, नाटक की जो जर्नी है शुरू से अंत तक तमाम उतार चढ़ाव के साथ, तो उसकी जो साक्षी है वो दर्शक, तो वो डायरेक्ट आपके साथ है। और अगर आपसे कोई गलती होती है तो कोई कट नहीं है, कोई कट नहीं है। तो
उसको रिपीट दर्शक और रिटेक का कुछ कोई भी ऑप्शन नहीं है। और दर्शक उसको भी देख सकते हैं कि ओ यहाँ कुछ गलत किया इन्होंने या यहाँ रुक ऐसे में गए। इसमें Understand? इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस हाँ रहते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते जैसे हैं। अगर गड़बड़ जी, हो जी, जाए, जी, लाइंस जी। भूल जाए वैसे इंसान, तो वैसे कैसे ऐसा बहुत कम ऐसे होता है, रास्ते से नहीं ही निकलते हैं? होता है एक तरीके से, लेकिन अगर कभी कभार हो जाए कोई आर्टिस्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बिल्कुल दूसरे जो आर्टिस्ट हैं उसको इम्प्रोवाइज करके आगे बढ़ा लेते हैं। तो शायद दर्शकों तक बहुत बड़े तरीके से ये चीज़ नहीं उनको नहीं पहुंचती है। पहुंचती है, वो मैनेज हो जाती है। ये कलाकारों के अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है तो वो फिर टेक्निकली भी साउंड होते रहते हैं और इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। करेक्ट। नाटक की अगर बात की जाए तो आज के दौर में, आज के वक्त में लोग इतना दौड़ा भागी में और शॉर्टकट की चीज़ों पर मसरूफ़ हैं। जैसे आप रील्स को ही देख लें अगर, जी हाँ, जी, ना, जी, 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 जी। कुछ सेकंड्स की रील देखना भी लोग ना प्रेफर करते जी हैं। हाँ, जी। तो इस दौर में अपने आप को 1 घंटे या 1.5 घंटे तक ऑडियंस को बांध के रखना कितना मुश्किल है? देखिए समरीन जी, नाटक के तो दर्शक हैं, ठीक है, और रील्स के भी हैं, ठीक है, और रील हर कोई बना सकता है, रील हर कोई चला सकता है, सबके पास फ़ोन है, और आपके पास सेल्फी मोड में डालते हैं लोग और रील बनाते हैं। तो ये बहुत आसान है टेक्निकली भी, वैसे भी। तो रील बना लेना माने या रील को अपलोड कर लेना माने वो आर्टिस्ट है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। ये तो बिल्कुल, ये तो लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ बन गई है। जैसे हम कॉल कर रहे हैं किसी को, जैसे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो वैसे ही अब रील हो गई है। तो रील, और लेकिन अच्छी बात है कि हर लोग, आज हर कोई स्टोरी टेलर है, मैं तो ये कहता हूँ। क्यों? क्योंकि फ़ोन है तो उसमें आता है फेसबुक में योर टुडेज स्टोरी, ठीक है, तो लोग अपनी स्टोरी डाल देते हैं कि आज मैं यहाँ हूँ और दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, आज मैंने ये किया वो किया, सब डाल देते। तो उसकी अपनी स्टोरी है, मन की बात उसकी, तो वो और लोगों तक पहुँचती है और उसमें उनको लाइक्स मिलते हैं और कमेंट मिलते हैं, तो उनको आत्मसंतुष्टि होती है, ठीक है। बट अगर ये कहें कि ये रंगमंच की जगह ले लेंगी, या जो रंगमंच में जो दिखाते हैं, या रंगमंच का जो उद्देश्य है, या वो क्यों शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ, या रील की वजह से उसमें कुछ कमी आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दर्शक उसके हैं नाटक के अपने। आज भी अगर नाटक है तो शाम को ज़रूर 80% या 100% हाउसफुल ऑडियंस उसके लिए आ जाएगी। तो उससे, क्योंकि नाटक जो बात कहता है वो रील नहीं कहती है। तो रील तो बस एक एंटरटेनमेंट है, ठीक है, कि आप उसके थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं। बट नाटक तो समाज का आईना है, बोलते हैं ना हम लोग, समाज का दर्पण है। तो नाटक जो होता है उसका एक कंटेंट है, उसका एक किसी इशू पर है, किसी कंटेंट पे है, सामाजिक किसी समस्या पर है। तो नाटक का उद्देश्य ही अलग है। और नाटक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में आई माध्यम, लेकिन ऐसा लगता था नाटक पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन रंगमंच पर बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी जगह है और वो चलता रहेगा, क्योंकि फिल्में हैं, फिल्में अपनी जगह हैं। नाटक तो सबसे पहले था, फिल्में तो बाद में। आज कितने, हिंदुस्तान में 150 साल हो रहे होंगे फिल्मों को आए हुए। तो ठीक है, वो एक बड़ी इंडस्ट्री है और उसका एक कॉमर्स अलग है और उसकी रीच अलग है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, तो वो घर घर में पहुंच जाता है, टेलीविज़न ऐसे ही। लेकिन 150 साल उसको हुए हैं और रंगमंच 5000 साल पुराना है, तो वो स्टिल है। और जो हमारा सिनेमा है वो भी रंगमंच से ही आगे गया हुआ है। बिल्कुल। पारसी थिएटर, संस्कृत ड्रामा, तो फिर उसके बाद ही उसकी शुरुआत हुई है। तो इसलिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रंगमंच हर समय के साथ रंगमंच भी बदलता है। जो अभी मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है, पहले माइथोलॉजिकल था, हिस्टोरिकल था, फिर मॉडर्न आया, अब पोस्ट मॉडर्न का टाइम है। तो उस वैसे चलता है, मतलब, लेकिन रुकता नहीं है। रुकता नहीं जी है। जी जी जी। भूपेश जी, आपने 28 साल दिए हैं, तो इस 28 सालों में आपने बहुत सारे नाटक किए होंगे। कोई एक ऐसा नाटक, कोई एक ऐसा किरदार जो आपके अंदर रह गया? हाँ, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, बहुत सारे ऐसे नाटक हैं, जिनमें से आषाढ़ का एक दिन है, मोहन राकेश जी का। तो आषाढ़ का एक दिन मैंने डायरेक्ट भी किया, उसमें कालिदास की भूमिका भी की। अच्छा। जी हाँ, जो कवि कालिदास और बाद में जो शासक बन जाता है, फिर बाद में फिर उससे फिर वापस अपने रूट्स में आने की कोशिश करता है। तो वो जो उसकी जर्नी है, वो एक हर कलाकार की जर्नी है एक तरीके से। तो कई बार क्या होता है कि आर्टिस्ट की जर्नी भी जब वो शुरू करता है
कई बार उसको कोई मुकाम मिलता है, फिर वो वापस फिर अपने रूट्स पर आता है। तो एक इमोशनल जर्नी जो होती है उसकी, वो उसके साथ चलती है। तो वो हमारे साथ भी चलती है। और ऐसे ही अश्वत्थामा है अंधा युग का, तो अश्वत्थामा का किरदार भी मैंने किया, वो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी एक नाटक और किया था मैंने डायरेक्ट, मन के भंवर। तो एक वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो होता है, मनोचिकित्सक, तो उसकी कहानी है। अच्छा। तो वो मनोचिकित्सक का रोल भी मैंने किया। तो चूँकि हम कलाकार हैं, कलाकार अपने आप में एक मनोचिकित्सक भी है। और कई बार अब खुद मनोचिकित्सक होते हुए भी तो कई बार वो कई ऐसे कैरेक्टर से, ऐसे दौर से, ऐसे सिचुएशन से गुजरता है, तो खुद उसको भी मनोचिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, अपना भी एनालिसिस करता है। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट साइकेट्रिस्ट जो बाद में खुद सोसाइटी, जो दूसरों के मनोविज्ञान को पढ़ रहा है और दूसरों का मानसिक विश्लेषण कर रहा है। क्या ऐसा होता है कि किरदार जब आप में रह जाते हैं तो उनसे निकल पाना मुश्किल होता है, या कभी कभी वो कुछ ऐसे होते हैं रोल्स जिसमें जब बीइंग ऑडियंस हम इतने इमोशनल हो जाते हैं या हम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जो वो किरदार कर रहा होता है वो उसके लिए कितना मुश्किल होता है? जी बिल्कुल मुश्किल होता है, क्योंकि आप 2 महीने 3 महीने उसी कैरेक्टर में रहते हैं लगातार, उसको जी रहे होते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं उसको कैसे किया जाए। जैसे आज मैं एक नाटक करना है मुझे, तो वो भी मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है, मोहम्मद शाह रंगीला। अच्छा। तो बहुत अय्याश किस्म का राजा है, मुग़ल सल्तनत का, दिल्ली में जिसने राज किया था। तो अब क्या होता है, एक्टर का बेसिक नेचर वैसा नहीं है जैसा किरदार का है, लेकिन आपको उस किरदार को करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, आपको उसके बारे में जानकारी लेनी होती है। तो उससे धीरे धीरे आपके अंदर वो कैरेक्टर आता है, तो इसमें समय लगता है। अब जब आप वो कैरेक्टर आपके अंदर आत्मसात होता है, तो जब उसमें 1 महीना 1.5 महीना लगाते हैं आप, तो उसको बाहर निकलने में भी वक्त लगता है। बिल्कुल। जी। तो ये एक आर्टिस्ट के साथ होता है, ये जर्नी है। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ भी होता है, लेकिन जब आप एक कैरेक्टर को बड़ी गहराई से कर रहे होते हैं, तो लंबे समय तक आप कई बार उससे जूझते हैं। तो उससे बाहर निकलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। आपसे भी बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि आपने मूवीज़ में और फिल्मों में भी काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि एक रंगमंच में काम करना और एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने में क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है कि फिल्म में थोड़ी आसान है, मुझे लगता है। जी, क्योंकि फिल्म में रीटेक है। फिल्म में आप एक सीन करते हैं आज, तो उसके बाद 3 दिन बाद दूसरा सीन होता है, या एक अगले दिन एक सीन और होता है। तो और उसमें आपको उतना ही जानकारी होती है जितना आपके रोल है, या पूरी स्क्रिप्ट से आपको बहुत ज़्यादा उसमें लेना देना नहीं होता है एक्टर को, उसका प्रोसेस अलग है। उसका प्रोसेस है। तो नाटक में क्या होता है कि आप शुरू से ही पूरा नाटक आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक बाकी कैरेक्टर्स के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं बनेगी, जब तक आप डायरेक्टर एक्टर सब लोग साथ बैठ कर रीडिंग नहीं करेंगे, कैरेक्टर्स पे बातचीत नहीं करेंगे, उसके टेक्स्ट और सब टेक्स्ट पर बहुत गहराई से काम नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ निकलेगी नहीं। तो वो एक कठिन काम है। वो क्या है कि आप, इसीलिए उसमें वक्त लगता है, उसमें आपको 1 महीने 2 महीने लगते हैं। और फिल्म में क्या है कि आपका रोल आपको मिल गया, आपकी स्क्रिप्ट मिल गई, आप उसको अपने तैयार किया, कैसे आप सोचते हैं उस कैरेक्टर को, डायरेक्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सब आप उनसे समझ लेते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं और आप फिर उसको कैमरे के सामने करते हैं, जो कि हम लोग करते ही हैं स्टेज पे। करेक्ट। हाँ। जी हाँ। तो लेकिन ये जो रंगमंच की प्रक्रिया है, हालांकि रंगमंच जिसने कर लिया तो वो तो फिर उसके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है, मंच जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि रंगमंच में टिके रहना, रंगमंच को करते रहना और करना, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम है। और फिल्में बहुत ज़रूरी इसलिए हैं, ख़ास तौर से एक्टर्स के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्टर होकर रंगमंच पर रहना चाहें रंगमंच में, तो इस तरह का फाइनेंशियल रंगमंच में अपॉर्चुनिटीज़ वाली थी जी बिल्कुल क्या नहीं ये है। जीवन यापन के लिए रंगमंच बिल्कुल इतना नहीं है, इतना नहीं है। तो लेकिन आप फिर ज़्यादातर एक्टर इसलिए फिल्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि फिल्मों से पैसा भी मिलता है, ख्याति भी मिलती है ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जैसे अभी हमारी बात हुई, तो घर घर तक आप पहुंच जाते हैं। चूँकि यहाँ ऑडिटोरियम तक दर्शक आते हैं, जितने आना पड़ता है, जितने दर्शक आएंगे उतने लोगों को आप दिखा पाएंगे, उतने लोग आपको देख पाएंगे और जान पाएंगे। बट फिल्मों में यह है कि लोग वहाँ तक जाते हैं, ज़्यादातर लोग
फिल्में देखते हैं। और अब तो OTT प्लेटफॉर्म आ गया, लोगों के मोबाइल पे आ जाता है, फिल्में मोबाइल पे अवेलेबल हैं, तो ये कुछ ज़्यादा रीचेबल है लोगों के लिए। तो ये डिफरेंस है। मैं आपसे इनफैक्ट यही पूछने वाली थी कि इतने सारे ऑप्शन हैं, सोशल मीडिया है, OTT प्लेटफॉर्म है, टेलीविज़न है, इंडियन सिनेमा है, बहुत सारे ऑप्शन लोगों के पास मौजूद हैं। तो आप नाटक का क्या भविष्य देखते हैं? नाटक का भविष्य कुछ भी हो जाए, हाँ। ठीक है, हाँ। वो जैसे हिंदुस्तान का भविष्य है हमारे, वैसे ही यहाँ मुगलों ने शासन किया, उसके बाद भी बिल्कुल हमारा देश वैसे के वैसा है। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी अपना हाथ आजमा के निकल गए, ठीक है। तो स्टिल वी आर अलाइव एंड और भी बड़े जोर शोर के साथ हम अभी दुनिया के सामने हैं, ठीक है, हमारा देश। हम वैसे ही रंगमंच है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अपना प्रभाव छोड़ेंगी और प्रभावित करने की कोशिश भी करेंगी। कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि रंगमंच से ये चीज़ें ऊपर। रंगमंच कभी भी एक तो तुलना नहीं है, रंगमंच की तुलना फिल्म से नहीं है, रंगमंच की तुलना OTT से नहीं है। रंगमंच की तुलना, जब तुलना ही नहीं है तो फिर उसके कम ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं है। वो एक अलग विधा है और वो एक अलग विधा है। देखिए, लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। रंगमंच में भी ऐसे ही होता है कि लोग आए और रंगमंच में मंच के कुछ लोग फिल्मों में चले गए, कुछ टेलीविज़न में चले गए, कुछ OTT प्लेटफॉर्म पे चले गए। लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ रुका नहीं उनकी वजह से या मेरी वजह से। मैं कल नहीं करूँ रंगमंच तो मैं सोचूं मैं तो 28 साल से रंगमंच कर रहा हूँ और जब मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक विधा है, हम तो माध्यम है उसके, ठीक है। हम तो वो एक लेगेसी है, उसको हम आगे ले जा रहे हैं और हम खुद उसमें मंझ रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। तो रंगमंच का विकास तो हो ही रहा है, बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जैसे रंगमंच करते रहने की ज़रूरत है, बशर्ते कि उसकी चिंता की जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन एक तो बड़ा मसला है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये तो है कि फाइनेंशियल जो है, इसके लिए आपको क्या सॉल्यूशन? इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि एक ज़माने में पारसी थिएटर हुआ करता था। तो पारसी थिएटर क्या था कि वो कमर्शियल थिएटर था। तो उसको लोग गांव-गांव में टिकट लेके खरीदते थे, देखते थे। तो उसका एक कल्चर हो गया था। जैसे आसाम का मोबाइल थिएटर है, तो वो भी बहुत रिच है और क्योंकि फिल्म के लोग भी उसमें जाके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा भी है और उसमें आपकी ख्याति भी है, गांव-गांव में उसके शोज होते हैं। थिएटर क्या है, ऑडिटोरियम तक ही अभी महदूद है। हाँ बिल्कुल, वहाँ तक है और लोग वहाँ तक आते हैं और वो भी कुछ फेस्टिवल हो जाते हैं और कुछ ग्रांट्स मिल जाती हैं, तो तब वो हो पाता है, उस तरह की निर्भरता है। लेकिन जिस दिन ये हो जाएगा कि लोगों के लिए जब ज़्यादा होने लगेगा, जैसे कि हर शहर में 5-5, 6-6 ऑडिटोरियम हों और अलग अलग लोकेशंस पे हों, जैसे कि अभी हर शहर में एक जगह निर्धारित है। जैसे दिल्ली में मंडी हाउस है कि मंडी हाउस में ही थिएटर होता है। तो अगर जैसे मंडी हाउस की जगह पूरे जो 4 जोन हैं दिल्ली के, चारों जोन में ऑडिटोरियम्स होंगे, 4 मंडी हाउस होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, ऐसे ही पूरे देश में होंगे और टिकटेड शोज हो रहे होंगे, तो उससे क्या होगा कि थिएटर रिच होगा, थिएटर में काम करने वाले रिच होंगे, उनके पास पैसा आएगा। तो थोड़ा सा एक कमर्शियल थॉट की ज़रूरत है और लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। अब अगर हम कॉमर्स की बात करें तो जी, अदरवाइज आर्टिस्टिक जो वर्क है उसमें फिर तो जैसे आर्ट मूवीज़ हैं तो उसमें कॉमर्स की बात नहीं होती है। ऐसे एक आर्टिस्टिक वर्क है थिएटर का तो उसमें फिर कॉमर्स की बात नहीं होती है, उसमें एक डेडिकेशन, डिवोशन की बात होती है। क्योंकि लेकिन ये भी एक पहलू है, बिल्कुल है, बिना इसके नहीं हो सकता है। तो इसीलिए तो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा वर्षों तक लगातार थिएटर कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन्हें एक और उसे आगे जाना पड़ता है, जहाँ कुछ पैसे के लिए या दूसरे उसके लिए, सुविधाओं के लिए। योगेश जी, अब हमें जो वक्त है वो सुइयाँ डेफिनेटली आगे बढ़ रही हैं और हमें अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जाने से पहले जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे इस वक्त ऑडियंस हैं, आपको देख रही हैं और सुन रही हैं, उनको जाते जाते आप कोई मैसेज दें। मैसेज तो मेरा ये है कि रंगमंच से जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रंगमंच आपको कुछ अलग देगा, देखने में भी, समझने में, जानने में, और आपके जीवन में कुछ एक परिवर्तन भी ला सकता है। तो मैं तो रंगमंच के लिए ये कहूँगा। बाकी जीवन में आप चाहे कुछ भी कर रहे हों, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है और एक अच्छा व्यक्ति होना ज़रूरी है, जिसमें आप दूसरों के लिए भी
कुछ कर सकें, अपने लिए तो आप करते ही हैं, दूसरों के काम आ सकें, अपने पड़ोसियों के काम आ सकें, अपने देश के काम आ सकें, और उसके लिए कुछ कर सकें, तो तभी हम सशक्त होंगे, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद योगेश जी। तो आपने सुना कि अगर आपके व्यक्तित्व में ईमानदारी है और आप आगे बढ़कर रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको चंद बातों का ध्यान रखना है। आपको सच्ची मेहनत और ईमानदारी से इस काम से जुड़ना है। फिलहाल रंगशाला में समरीन को दीजिए इजाज़त। फिर किसी अंक में अगले मेहमान के साथ आपकी हम मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद।